हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टाउन में। हमारा जो वेक्टर का सीरीज चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ ए वेक्टर। बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत खतरनाक, मजा आएगा। पूरे फीलिंग के साथ पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ ए वेक्टर होता कैसे। हेडिंग ला लो, हम दो पार्ट में एडिशन को खत्म करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड जैसे हमारे दादा परदादा करते थे, और एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे। हम एक एक ग्राफिकल मेथड से भी एडिशन सीखेंगे और एक स्मार्ट तरीका सीखेंगे। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। पहले लिखो एडिशन ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको ऐड करने से पहले हमारा जो रूल होगा बेटा वो होगा, किस मेथड से करेंगे? हेड टेल मेथड। ये कौन सा मेथड होगा बताता हूं कैसे मेथड होता है। देखो बेटा, इसको हेड एंड टेल मेथड ये कहता है कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर, बी वेक्टर, चलो बी इधर मान लो ना, बी इसको इरेज कर देता हूं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये ग्राफिकल मेथड से ऐड किया जाता था, अभी भी किया जाता है। हमारे दादा परदादा इसे यूज करते थे और बहुत टाइम लगता था, पागल हो जाते थे कर करके इसे। देखो करने का तरीका क्या उन्होंने बताया कि पहले वेक्टर का हेड लो, दूसरे वेक्टर का टेल। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल मिलाते जाओ। कैसे मिलाओगे? कहोगे सर ये इसका लेंथ होगा। लेंथ कैसे नाप लेंगे? स्केल से नाप लेंगे। फिर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल लेके इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल मिला दिया। बी को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि सी वेक्टर को बेटा बी वेक्टर के, जो सी वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड, फिर पैरेलल शिफ्ट कर दो सी वेक्टर। कहा जो तुम्हारा ये रिजल्टेंट होगा, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये स्केल का लेंथ हम स्केल से नाप सकते हैं, ये लेंथ नाप सकते हैं, लेंथ नाप सकते हैं। उन्होंने कहा जो इसका रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर का टेल और सी वेक्टर का हेड, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो सर रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको दोनों चीज बतानी होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तब कैसे बताओगे? कहोगे सर मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड तो निकालना इजी है। स्केल यहाँ रख के यहाँ रखेंगे, नाप लेंगे, जितना स्केल होगा उतना मैग्नीट्यूड बता देंगे। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? कहोगे ए वेक्टर से डायरेक्शन कैसे बताएंगे? यहाँ प्रोडक्टर रखेंगे, थीटा निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन क्या होगा? थीटा। तो मैंने क्या बता दिया? तीनों वेक्टर को ऐड करके मैंने लिख दिया। इसको कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसको ऐसे लिखते हैं, हेड से टेल मिलाते जाते हैं, हेड से टेल मिलाते जाते हैं, हेड से टेल मिलाते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। इसको कहते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड। देखो इसमें इसमें जो दो चार लॉ है, देख लेते हैं कैसे कैसे देखा जाता है। पहला लॉ देखो, उन्होंने ये बताया कि कोई भी वेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड, हेड टेल मेथड से ऐड कर सकते हैं। इसमें जो लॉ पढ़ना बेटा, दो तीन लॉ हम देख लेते हैं। एक तो एडिशन वाला लॉ है, ट्रायंगल लॉ देख लेते हैं। हाँ देखो, इसमें एक चीज ये बताया, क्या ये चीज ऐसे लिख सकते हैं क्या? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हेड टेल मेथड से चेक करेंगे। देखो बेटा, तो अगर पी वेक्टर हमें हेड टेल मेथड है, अगर पी का क्यू से पी वेक्टर, जब पी वेक्टर पहले होता तो पी वेक्टर नीचे बनाते हैं, क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? इसके पी वेक्टर का हेड क्यू वेक्टर के टेल से मिला देंगे, ये बना मेरा क्यू वेक्टर। इसका एडिशन क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये क्लियर है? कहोगे किसके बराबर है? क्यू प्लस पी के। इसका इसका लेंथ पी प्लस क्यू के बराबर होना चाहिए। देखो बेटा, कहोगे क्यू को यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। क्यू वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में एंगल चेंज नहीं होता, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। और पी को भी पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे क्या? हाँ कर लेंगे। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये भी क्या हो गया? यही क्यू वेक्टर हो गया प्लस पी वेक्टर। इसका मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर किसके बराबर हो गया? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर है। देखो ध्यान से, मतलब ये सही है। इस तरह के वेक्टर को हम ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं। वेक्टर है बेटा, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कि 2 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 2। ये एडिशन बेसिक मैथ से नहीं करते, इसका वेक्टर का तरीका अलग होता है। इसलिए मुझको चेक करना पड़ेगा कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, हाँ लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। एक तरह एक लॉ होता है, देखो, क्या P प्लस क्यू वेक्टर को ब्रैकेट में रखा प्लस आर वेक्टर, P प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? P वेक्टर प्लस 2 प्लस आर वेक्टर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बता दो। क्या P प्लस क्यू वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो हेड एंड टेल मेथड से। चलो मैं करता हूं, पहले P और Q को जोड़ता हूं। P और Q को जोड़ के मैं क्या बनाता हूं? P प्लस क्यू। देखो मुझे क्या जोड़ना था? P और Q। कैसे मुझे आया? प्रैक्टिस से ही मैं कर पा रहा हूं। मैं P को और Q को ऐसे जोड़ सकता था, P प्लस क्यू, इधर देखा देता P प्लस क्यू, लेकिन मैं जानबूझ के इधर लेके आ जाऊं क्योंकि मुझे R जोड़ना है। तो अगर P का हेड Q का टेल से मिलाएंगे और फिर P का टेल Q के हेड पे ले जाएंगे, यही तो हो जाएगा P प्लस क्यू। देखो ध्यान से, P का हेड Q के टेल से मिलाएंगे, रिजल्टेंट क्या होगा? P का टेल Q का हेड। ये मेरा P प्लस क्यू हो गया। इसमें क्या जोड़ दूं मैं? इसमें क्या जोड़ दूं? R। R को मैंने अगर कुछ ऐसे जोड़ा तो ये कौन सा रिजल्टेंट हो गया? ये मेरा जो लाइन हुआ वो हुआ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। देखो ध्यान से, हाँ हमें क्या पुट करना था? क्या P प्लस क्यू एक ब्रैकेट में प्लस R वेक्टर इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस R वेक्टर लिख सकते हैं। देखो तो अब हमें क्या जोड़ना? P अलग से जोड़ना, P Q प्लस R। Q Q, ये Q था ना, ये Q था, ये Q का हेड था, ये R का टेल है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? Q प्लस R वेक्टर। देखो ध्यान से, Q प्लस R, ये Q ये R, तो ये रिजल्टेंट हो गया Q प्लस R का। और ध्यान से देखो, तो हमें क्या पुट करना? P प्लस क्यू। कहोगे ये Q प्लस R हो गया, ये देखो P का टेल, ये और Q प्लस R का टेल, तो इसका रिजल्टेंट ये आ गया। ये भी क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। हाँ लिख सकते हैं, मतलब ट्रू। दिस मेथड इज ट्रू। सब हेड टेल मेथड से कर रहा हूं। देखो ध्यान से, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती है कि अगर मेरे पास दो स्केलर क्वांटिटी है, x एंड y, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ क्या हो? सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड हो। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? x इंटू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो कहोगे स्केलर क्वांटिटी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वेक्टर x इंटू क्यू वेक्टर। हाँ पॉसिबल है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि p वेक्टर x प्लस वाई? तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? p वेक्टर मल्टीप्लाई x इंटू पी वेक्टर प्लस वाई इंटू पी वेक्टर। हाँ लिख सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा कि दो वेक्टर को हेड टेल मेथड कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्शन नहीं पढ़ा हमने, हेड एंड टेल मेथड पढ़ा कि हेड से टेल मिलाते जाते हैं, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे
वेक्टर का रामबाड़ा फॉर्मूला जो आगे पढ़ाने जा रहा हूं, जो बार बार रिपीट होगा। देखो बेटा, ये एक लॉ का नाम है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अभी मैं लिखूंगा क्यों पैरेललोग्राम बोलते हैं, अभी समझो पहले ध्यान से। सारी कहानी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं कुछ। हमें क्या पता था, हेड टेल मेथड पता था कि दो वेक्टर या तीन वेक्टर को ऐड करना है, हेड से टेल मिलाते जाओ, हेड से टेल मिलाते जाओ, फिर जो लास्ट वाला बचेगा उसका टेल उसके हेड मिला दो तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, उसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। अब हमें क्या पता करना है कि वेक्टर का रामबाड़ा फार्मूला, बार बार पूरा वेक्टर में यही एडिशन करने में यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझो ऐसा क्यों करते हैं, देखो ध्यान से समझो कि मुझे क्या पता था, हमें वेक्टर एडिशन पता था हेड एंड टेल मेथड से, तो मैंने उसमें बेसिक मैथ लगाना स्टार्ट किया। लॉजिक की बात करूंगा, बस ध्यान सुनते जाओ। कोई ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर ऐसे था कोई, तो मैंने बी वेक्टर को पहले यहां शिफ्ट कर लिया। लो, मुझे पता था कि बी वेक्टर का ए वेक्टर से टेल मिलाएंगे, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर से टेल मिलाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के साथ मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। ये बी वेक्टर है। मैंने सोचा कब तक ग्राफिकल मेथड से करेंगे, पागल हो जाएंगे करते करते, तो इसका कुछ कुछ मैथ लगाते हैं, बेसिक मैथ। देखो बड़ा ध्यान समझो कि अगर इसको करने ग्राफिकली कर जाए तो पागल क्या कर लेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैंने कोई शॉर्टकट तरीका सोचना चाहा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। देखो बेटा, मैंने क्या किया कि ये एंगल मुझे पता था, ये एंगल मैंने निकाल लिया, पता था कुछ भी हो जाए, ये एंगल पता था थीटा बोला, तो मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने का सोचा। और ए वेक्टर का ये टेल का लेंथ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, मतलब लेंथ दिखाता है। बी वेक्टर का टेल क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है, मतलब लेंथ दिखाता है। अच्छा, जब हम ट्रायंगल लगाते हैं, हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइट, ये वाला को, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा हो गया। तो साइन थीटा जब लिखते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बेटा लेंथ, ये दोनों लेंथ ही तो होता है। देखो ध्यान से, लेंथ ही तो होता है, लेंथ रखते हैं वहां पे, मीटर में वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको रिजॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, हमने कहा ये लेंथ ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने सोचा क्या मैं ये वाला लेंथ बता सकता हूँ क्या, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, अगर ये दोनों लेंथ मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये बी है, ये ट्रायंगल है, ये बी का लेंथ है, इसको मैंने मान लो कि एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया, वाई, और ये थीटा है जो थीटा आपको गिवन है। तो हमने क्या लगाया एक्स निकालने के लिए, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह बेटा साइन थीटा इक्वल टू क्या लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एस की वैल्यू कितनी आ गई, बी cos थीटा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी साइन थीटा। अच्छा सर, ये तो मिल गया मुझे कि ये वाली लेंथ कितनी है, ए cos थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है, बी, ए कहां से आ जाएगा, ये बी है ना, ये क्या हो गया, ए बी cos थीटा बी साइन थीटा। देखो मेरे पास ट्रायंगल बना, ये वाली लेंथ कितनी है, ए के मैग्नीट्यूड, ये वाली लेंथ कितनी है, बी cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, बी साइन थीटा। अच्छा, ये वाली लेंथ देखो, ये वाली बड़ी वाली ट्रायंगल दिख रही है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा सर, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते थे, हो गया अगर कोई चीज राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेनस फार्मूला क्या लगता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने सोचा कि आर वेक्टर का लेंथ हाइपोटेनस को तो बराबर होगा, तो मैंने आर वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड का फार्मूला ऐसे लिखा। देखो हमने उसको हाइपोटेनस बनाया, इसको हाइपोटेनस में क्या लिखा, ए प्लस बी, एक साइड बेस का हो गया ये, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस निकालने का लेंथ यही फार्मूला होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्लास 8 में पढ़ते हैं कि ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस पी और बेस का होल स्क्वायर। वही मैंने फार्मूला लगाया, उसका लेंथ निकाल लिया। लेंथ निकालने का तरीका क्या होगा, उसको फॉर्मूलेट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखो ध्यान से,
यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना बन गया 1। तो आंसर कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये देखो आया आंसर मेरा। अच्छा, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट जो ए का मैग्नीट्यूड है उसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया। अब मेरा एक काम बता है, उसका डायरेक्शन बता दे, मेरा काम बन जाएगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे देखो बड़ा ध्यान से। हाँ हाँ, इसको कहाँ लिखूं अब मैं। तो अगर डायरेक्शन बताने के लिए किसकी चर्चा होनी चाहिए, तो अगर थीटा की। किससे बताना है, कहो पहली बात तो ये मैंने बनाया, और जो आर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड बनाया। इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहते हैं बेटा, समझो इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं समझो। तो अगर बी वेक्टर को पैरेलली इसके ए वेक्टर के टेल पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या, हाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पैरेलली वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, ये इसके पैरेलल ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं क्या, हाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से तो मुझे ये फार्मूला लगाते समय क्या खोजना था, देखो ए खोजना था, बी खोजना था, और ए के हेड और बी के टेल का थीटा खोजना था। लेकिन जब मैंने बी को शिफ्ट किया ए पे, तो मैंने देखा कि जब पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो थीटा चेंज ही नहीं होता, ये तो थीटा चेंज ही नहीं होता। अच्छा, यही तो वेक्टर एंगल है। देखो ध्यान से, वेक्टर एंगल क्या होता था, दो वेक्टर का टेल से टेल मिलाओ, जो छोटा वाला एंगल होता तो वही वेक्टर एंगल। सर ये थीटा जो था वही तो वेक्टर एंगल है, वही तो वेक्टर एंगल है। जब मैंने इसे शिफ्ट किया तो हमको फिगर ऐसा देखा है पैरेललोग्राम। तो मैंने क्या सोचा कि पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर दो वेक्टर का टेल से टेल मिलाओ। ऐसे मान लो ए एक्स कोई वेक्टर मान लो, ये f1 वेक्टर है, ये f2 वेक्टर है, टेल से टेल मिलाओ, रिजल्टेंट का आसपास करेगा, बीच में से कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन जब तुम cos थीटा रखोगे तो दोनों का टेल टेल मिलाते हैं, दोनों का टेल से टेल मिलाने वाला वेक्टर एंगल लेते हैं। हमने मैथमेटिकली ऐसे किया, लेकिन गलती क्या, फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हमको क्या दिखा कि वेक्टर एंगल थीटा ही क्या बन गया, वेक्टर एंगल बन गया। जब मैंने बी को किस पे शिफ्ट किया, ए पे, और वेक्टर एंगल मुझे निकालना आता है। वेक्टर एंगल कैसे निकालते हो, टेल से टेल मिलाते हैं, छोटा वाला एंगल क्या होता है, वेक्टर एंगल। जब मैंने ऐसे किया तो फिगर मुझको कैसा दिखा, पैरेललोग्राम, तो उसका नाम दिया गया पैरेललोग्राम लॉ। आगे हम कैसे करेंगे देखो, सर अगर कुछ भी दे दे, ऐसे देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ए वेक्टर है, ऐसे कोई, ये मेरा बी वेक्टर है। अब इसको एडिशन करते समय क्या सोचेंगे बताओ ध्यान से, एडिशन करते समय कहोगे ये थीटा मिल जाए, मेरा काम बन जाए। ये अंदर से यहाँ से जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मेरा काम बन गया डायरेक्ट रिजल्टेंट। लेकिन डायरेक्शन अभी नहीं पता। अभी मैंने क्या क्या किया था देखो, पीछे मैंने क्या क्या किया था कि हमने ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था, डायरेक्शन नहीं निकाला। मान लो कि मैंने यहाँ से अल्फा लिया, कहां से लिया, ए से लिया, तुम बी से भी ले सकते हो। जब कभी भी डायरेक्शन बताते हैं तो बेटा एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि बेटा वो एक ही वेक्टर होगा जो उस एंगल से पास करेगा एक्स एक्सिस से, तो उसके डायरेक्शन बारे में मिल जाएगा। अगर ये अल्फा मिल जाए तो आर वेक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड तो मिल ही गया है, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर नहीं सर हम ऊपर से बताएंगे तो ऊपर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा यहाँ पे भी मैच लगाएंगे, तो अगर हम मैच लगाएंगे तो ये tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया। tan अल्फा कैसे लिखेंगे देखो, तो अगर tan अल्फा बेस परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी साइन थीटा, बेस कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसलिए बेटा जो हमारा tan अल्फा हो गया वो इतना हो गया। अल्फा क्या है, ये कहां से लिए, एंगल फ्रॉम वेक्टर ए, किस डायरेक्शन में दिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो बस हमने बता दिया। अगर तुम यहां से लोगे एंगल तो कहां से बता देना, बी से। क्योंकि मैं अल्फा लू, अल्फा निकाल लिया, लेकिन मुझे अच्छा इसका रिजल्टेंट का कहां से बताना है, बी से बताना। देखो बड़ा थीटा पता है, थीटा माइनस अल्फा लिख देना, काम हो जाएगा कुछ कम का।
तो सर दो वेक्टर को ऐड करने का राम बड़ा फार्मूला क्या है, दोनों का टेन से टेन मिलाते हैं, छोटा वाला एंगल क्या हो जाता है, वेक्टर एंगल हो जाता है। रिजल्टेंट कैसे निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब tan अल्फा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। सब पूरा मैथ है, बेसिक मैथ लगा के मैंने कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बेटा, तो दो वेक्टर को ऐड करने का फार्मूला, मैंने क्वेश्चन दिया कि मेरे पास तीन, देखो भाई मैंने, अब तुम्हें करना क्या है कि हमें दो वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर इधर है 3, F1 इक्वल टू न्यूटन मान लेते हैं, F1 इक्वल टू 3 न्यूटन इधर है, और दूसरा वेक्टर इधर है F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द, क्या बोल रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। कह रहा है इसका रिजल्टेंट वेक्टर बता दो और डायरेक्शन बता दो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले बताओ, यहाँ पे एडिशन करने के लिए क्या लेते हैं, वेक्टर एंगल, वेक्टर एंगल निकालने के लिए क्या क्या लेते हैं, छोटा वाला एंगल, बहुत छोटा वाला एंगल। देखो छोटा वाला एंगल क्या होगा, टेन से टेन मिलाते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर एंगल क्या होगा, वेक्टर एंगल 120 होगा कि वेक्टर एंगल 60 होगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि टेन से टेन मिला था ना, और जब एक्सटेंड करते इधर वाला हटा देते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और इधर फोर्स कितना आ गया F1 इक्वल टू 3 न्यूटन। तो अगर रिजल्टेंट होगा 20 से ही पास करेगा, ये तो पैरेललोग्राम ना कहता है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 3 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 गया, तो कितना आया 9 प्लस 25 प्लस 15, 9 25 प्लस 15 40 प्लस 9 49, तो हो गया 49, ये आ गया 7। लो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन भी बताना, क्योंकि आधी अधूरी बात नहीं करेंगे, आधी अधूरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के साथ डायरेक्शन बताना होगा, मैग्नीट्यूड बताना। ये 7 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर यहाँ से अल्फा बता दें, यहाँ से बताते थे क्या, ए से बता देते अल्फा, अगर कोई ऊपर से पूछे तो भी बता देंगे। तो अल्फा का फार्मूला क्या होगा, tan अल्फा बी साइन थीटा, बी यहाँ पे क्या है 5 साइन 60 डिग्री, और ए क्या है 3 है, 3 प्लस 5 cos 60 डिग्री। देखो इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, साइन 60 1/2, साइन 60 साइन 90 को 1 होता है, तो √3/2, और 1 प्लस 3 प्लस 5 cos 60 कितना होगा 1/2। देखो ध्यान से, अगर 2 करेगा तो इधर आकर इधर मल्टीप्लाई होगा 6 6 6 5 11, नीचे है 11, ऊपर बचा कितना 5√3 डिवाइड बाई 11। तो अल्फा कितना आ गया, हो गया अल्फा मैंने बता दिया tan इनवर्स 5√3 डिवाइड बाई 11। इतना गंदा आंसर क्यों आ रहा थीटा, क्योंकि मैंने रैंडम ऐसे क्वेश्चन को उठा लिया। कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आएगा फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड होगा तो तुम्हें इजिली वो तुम्हारा बढ़िया सा आंसर आएगा थीटा का, सुंदर सा, ये थीटा बढ़िया निकलेगा, मजेदार 30-45 में से। अच्छा सर, तो मैंने रिजल्टेंट का क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, रिजल्टेंट का क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। तो मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और अल्फा डायरेक्शन दोनों बता दिया। इस तरीके से मतलब दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर को ऐड करते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम लॉ सीखा, एक और एक पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ यूज करके मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव किया। पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोलते हैं वो मैंने बता दिया। हाँ बहुत सही, बहुत सुंदर। चलो, जो बार बार क्वेश्चन जो इसमें आता है ये समझो कि अगर मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, देखो नोट में लिख लेना, ये वैल्यू बार बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा फील करते हैं कि वेक्टर को ऐड करते हैं तो एंगल बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मेरे पास दो वेक्टर है, एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है। मैंने दोनों को ऐड करना स्टार्ट किया, मैंने दोनों एक समय पैरेलल पे थे, 3 न्यूटन 4 न्यूटन पहला केस। दूसरा केस दोनों को मैंने 90 डिग्री रखा, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, जिसे ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, दोनों को 120 डिग्री रखा, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। फिर दोनों को मैंने एंटी पैरेलल कर दिया, 4 और 3। और ध्यान से देखो बेटा, तो सर अगर पैरेलल है
तो इस पे वेक्टर एंगल कितना होगा, दो वेक्टर पैरेलल, तो वेक्टर एंगल कैसे बताओगे, कहोगे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट करोगे तो दोनों को ओवरलैप करा दो, दोनों को ओवरलैप कराओगे तो थीटा कितना दिखेगा, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो दोनों थीटा 0 मतलब पैरेलल है, थीटा 0 रखेंगे, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में, तो थीटा 0 रखोगे तो वहां अंडर रूट a प्लस बी का अंडर रूट होल स्क्वायर बचेगा, बाहर कितना आ जाएगा a प्लस बी। तो ऐसे याद करते थे, दोनों सेम पैरेलल है तो दोनों को ऐड कर देते। ऐसा सोचो कि तुम खड़े हो, तुम्हारे ऊपर कोई 3 न्यूटन से फोर्स इधर लगा है, कोई 4 न्यूटन इधर लगा है, तो नेट फोर्स कितना लगा होगा, इधर 7 लगा ना, तो समेशन कितना होगा, पैरेलल होता तो ऐड कर देते, तो एफ नेट कितना आ गया 7 न्यूटन का। इसमें कितना होगा, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90, cos 90 जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर पर 5 5। इसको कैसे निकालोगे, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 120, cos 120 होता है -1/2 का इसका अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ गया किसका, रिजल्टेंट का। देखो ध्यान से, और ये कटा, ये माइनस में आ गया, तो कितना है 25, ये समेशन 25 होगा, और इसका कितना हो जाएगा -12 का अंडर रूट, 12 12 24 अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 4 से कम होगा ये वैल्यू 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, देखो अगर 3 और 4 से छोटा होगा तो अंडर रूट 13, क्योंकि 3 का अंडर रूट 9 होता है, 16 उसका होता है, तो बीच में इसका कितना होगा, एफ नेट एंटी पैरेलल है तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट 1 न्यूटन। तो देखो बेटा, अगर दोनों 0 डिग्री था तो 7 न्यूटन, दोनों 90 डिग्री था तो 5 न्यूटन, हाँ दोनों 120 डिग्री पे आया तो 3 और 4 मतलब 3.5 न्यूटन। एंटी पैरेलल तो कहोगे सर एक चीज तो कन्फर्म, जैसे जैसे cos थीटा का एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 0 पे मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पे, और 90 पे मिनिमम होता है, इसलिए 0 से लेकर 90 तक रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है। इसी बेस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है करके। तो इसके आगे हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, इसको फील करो, इसमें न्यूमेरिकल का सेशन लेंगे, उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल कराएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट वहां आएंगे। तो अभी इसके लिए इतना करते हैं, अगले चैप्टर में क्या स्टार्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मिला के हम क्वेश्चन डिजाइन करेंगे अच्छे अच्छे। इसको आज के लिए रिवाइज, कल हम स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन। थैंक यू।